दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के आकृति का बटन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो डालें हम उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें काफ़ी बल मिलता है। भले ही वो आपकी प्रतिक्रिया हमारे आलोचनात्मक हो हमारे लिए, लेकिन हम उसका भी स्वागत करते हैं और उससे भी हम प्रेरणा लेने का काम करते हैं। आज बेंगलोर में युवाओं के बीच काम कर रही एक संस्था के कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला। उनके साथ में भाषा की प्रॉब्लम थी, वो कन्नड़ या अंग्रेजी जानते थे। हिंदी में उनके साथ में बात करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनसे एक अच्छा संवाद हुआ और उसमें यही बातें हुई कि आज के राजनीति से अलग हटके थी उनसे जो बातचीत हुई कि आज के युवाओं की मुख्य समस्या क्या है, उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि युवा शक्ति का आज जो है वो उस ढंग से सदुपयोग नहीं हो पा रहा जैसा पहला होता रहा था। और इसीलिए ये कहा जाता था कि हर सकारात्मक परिवर्तन में युवा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे समय समय पर, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे वो जो है कोई रेनौसा जैसी कोई आंदोलन हो। सब में स्वामी विवेकानंद भी युवा ही थे। और आज़ादी के आंदोलन में तो जैसे मैं चर्चा कर चुका हूँ, भगत सिंह और के अलावा जो कांग्रेस में जो शामिल थे, नेहरू जी भी युवावस्था में ही आ गए थे कांग्रेस में। तो आज़ादी की लड़ाई भी मुख्य रूप से युवाओं के भरोसे पर ही लड़ी गई थी। और तमाम सारे सामाजिक बदलावों में भी युवाओं ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। आप एक संजय गांधी का एक बड़ा बदनाम नाम है संजय गांधी का कई लोगों के बीच, लेकिन संजय गांधी ने भी समय से पहले युवाओं के लिए जब इमरजेंसी लगी तो युवाओं के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम के रूप में एक बड़ा एक जो है रचनात्मक कार्यक्रम दिया था, जिसमें दहेज रहित विवाह के लिए शपथ दिलाया जाना, जिसमें वृक्षारोपण किया जाना। इस तरीके से उनके जो 5 मुद्दे थे, वो 5 मुद्दे बड़े युवाओं के लिए बड़ा प्रेरक थे, बड़ा दिशाबोधक थे और एक सही तरीके का उन्होंने युवाओं के लिए एक रचनात्मक एजेंडा इमरजेंसी के दिनों में सेट करने की कोशिश की थी। यहाँ जैसे मैंने कहा कि समय से पहले का था, जैसे परिवार नियोजन का एजेंडा था, उनका समय से पहले एजेंडा सेट करने का प्रयास था, और मुख्य रूप से कांग्रेस की सरकार भी इसी वजह से हुई। उसमें कई गलतियां हुई, जो नसबंदी के टारगेट तय कर दिए गए थे वो उसको पूरा करने के लिए अधिकारियों ने बड़ी धांधली की, कुंवारों की और वृद्धों तक की नसबंदियाँ कर दी गई। और मुस्लिम वर्ग में ख़ास तौर से उस परिवार नियोजन अभियान का बहुत बुरा असर हुआ। और बाद में इसमें तमाम सारे मौलाना जब जनता पार्टी के साथ में आ गए, जिसमें दिल्ली के शाही इमाम भी थे, तो उन्होंने जो है मुसलमानों को बहुत कांग्रेस के खिलाफ बहकाने में बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन जो उनकी मुसलमानों की नाराज़गी थी वो मूल रूप से जनसंख्या नियंत्रण के उनके अभियान को लेकर ही थी। हालांकि उन्होंने सामाजिक चेतना के माध्यम से किया था, लेकिन उस समय नहीं था। और बहुत समय तक समाजवादियों ने भी, जो डॉक्टर लोहिया ने भी जो आंदोलन चलाया, उसमें भी युवाओं को उन्होंने बहुत अच्छे युवाओं के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए थे। चाहे वो श्रमदान का मामला हो, चाहे वो जाति तोड़ों का मामला हो, युवा उस समय संकल्प लेते थे कि हम अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लिखेंगे। अंतर जाति विवाह करने की भी उस समय एक बड़ी चर्चाएं आंदोलन के स्तर पे हुआ करती थी, तो वो ये था। लेकिन युवाओं में आज वैसे आलोड़न की कमी देखी जाती। वो भी उस नारे का भी स्मरण करना पड़ेगा कि काम दो या काम का भत्ता दो। अब एक तरफ तो जो है
आज बेरोजगारी की समस्या भीषण रूप लेती जा रही, सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। लोग कह रहे कि सरकार कह रही कि स्वावलंबी बने, सरकार के जो तमाम सारे सरकार पोषित बुद्धिजीवी हैं वो भी जो है इसी बात को कहने के लिए आगे आ रहे कि युवाओं को अब सरकारी नौकरी का भरोसा नहीं रहना चाहिए, नहीं सरकारी भरोसे के सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए और उनको जो है स्वरोजगार में और इसमें जो स्वव्यवसाय में इसमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन अब स्वरोजगार और स्वव्यवसाय की एक स्वच्छ कितने जो है वो है कितने रास्ते जो विकसित हो पा रहे हो। हम देख रहे हैं कि वो जैसे युवा मान लीजिए ठेकेदारी में अगर युवा राजनीति में काम करते करते और राजनीतिक दबाव में ठेके हथियाने में सफल हो जाता है, लेकिन वो ठेके में भी मुनाफा कहाँ है। जिस कदर कमीशन खोरी अधिकारियों की है उसमें ठेके में भी वो सीख जाता है कि बिना काम किए कराए हुए पेमेंट लेना, और उसका दृष्टि शुरू में हो जाती है। दृष्टि में जो बौद्धिक रूप से बड़े बौद्धिकता के धनी जो युवा हैं, जो बहुत ही प्रतिभाशाली युवा हैं और जिनको सरकारी उच्च पद मिल भी जाता है, वो लोग उन लोगों को युवाओं को तो अब प्रवृत्ति से आदर्शवादी होते थे पहले के युवा, लेकिन आज युवाओं में वो आदर्शवाद भी कहीं विलीन हो गया है। आज तो बहुत ही जो है लोलुपता उनकी बहुत बढ़ी हुई है, तो उसमें भी वो सरकारी नौकरी में भी पहले दिन ऊंचे से ऊंचे पद पर, यहाँ तक कि IAS IPS बनते स्टेट सर्विसेज के जो उच्च पदों पर जो उच्च पद जिनको मिल जाते हैं वो युवा भी पहले दिन से ही अपना जो है रिश्वतखोरी में प्रवीण हो जाते हैं और उनकी लोलुपता धन संग्रह में इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती कि वो किसी नैतिक मूल्य की कोई परवाह ही नहीं कर सकते। राजनीति में आते तो उसमें भी उनका कोई समाज का जो है कोई स्वच्छ सपना नहीं होता। राजनीति में भी वो पैसे उगाने के लिए आते हैं और जो विध्वंसक प्रगति के प्रतिभाशाली युवक हैं वो साइबर क्राइम जैसे तमाम फ्रॉड में संलग्न हो जाते हैं। तो चारों तरफ युवा भी, और एक अनुशासन का भी नारा दिया गया था इमरजेंसी में। वो इमरजेंसी भले ही कितनी भी गलत हो, लेकिन ये नारे तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि सही थे और ये नारे तो सही थे। युवाओं का जीवन अनुशासित होना चाहिए, लेकिन युवाओं के अंदर अनुशासन की भी बहुत बड़ी कमी है, जबकि वो इस समय बड़े ईश्वर भक्त बन रहे हैं। ईश्वर भक्त तो बहुत नैतिक भी होता है और बहुत जो है अनुशासित भी होता है। तो युवाओं में एक तो बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी से एक बड़ी कुंठाएं पैदा हो रही हैं और या तो उसको अपनी योग्यता के और गरिमा के अनुरूप कार्य जो है वो नहीं मिल पा रहा। अगर वो स्वरोजगार की भी तलाश कर पा रहा है तब किसी पढ़े लिखे किसी इंटेलिजेंट युवा को, मान लीजिए वो इतना असाधारण मेधावी नहीं कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके, तो फिर युवा के साथ उससे अगर ये उम्मीद की जाए कि वो पता चला कि किसी जगह वो पानी पूरी बेचने का धंधा करे, तो ये तो उसको अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं लग सकता ना। तो वो कैसे पानी पूरी का धंधा करेगा। और वो जो उस ढंग के जो युवा हैं जो उसके मेहनत के कामों से जिनका परहेज है, जिनका इस टाइप से, और लेकिन उनकी अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो उनकी बौद्धिकता उनके किसी काम नहीं आती। अगर उनके पास में कोई सिफारिश नहीं है तो उनके कोई काम आती नहीं। वो अगर स्वयं का व्यवसाय, वो अगर उन्होंने LLB कर लिया, वकालत करना चाहें तो उनकी वकालत नहीं चल सकती केवल प्रतिभा की दम पे। उसके लिए भी उनको एक अपनी मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा चाहिए और वकालत भी दलाली की होने लगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब वो उस बेरोजगारी की स्थिति में क्या काम करे। अगर वो काम करता भी है तो जिन स्कूलों में भारी भरकम फीस ली जाती है, जिन कॉन्वेंट स्कूलों में, उन कॉन्वेंट स्कूल में जो शिक्षा की नौकरी, कोई प्रतिभाशाली युवक को शिक्षा की नौकरी भी मिल जाती, तो वो पता चला कि 12-15 हज़ार रुपये वेतन पे काम
उसको करना पड़ता है। तो ये तो उनके साथ में एक न्याय नहीं कहा जा सकता। और प्रधानमंत्री जी ने तो ये कह दिया था कि पकोड़े तलने का काम भी जो है वो भी एक तरह से रोजगार है। लेकिन हम तो मतलब ये नहीं, हमने पहले भी कहा कि अगर उसको पानी पूरी का धंधा ही करने लग जाता, अगर उसको 2-3 हज़ार रुपये महीने मिलने भी लग जाते, तो ये उसकी गरिमा के साथ में न्याय नहीं होता और इसका एहसास उसको अपनी कमतरी का रहता और वो एक अपने अंदर एक बड़ी एक कुंठा महसूस करता है। तो ये वातावरण बने बेरोजगारों को, अगर आप निजी क्षेत्र को अगर बढ़ावा दे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र में तो सरकारी क्षेत्र से बुरी स्थिति है। आप ये बात सही है कि सरकार में बदलाव के बाद में जो जितनी नियुक्तियां नाम मात्र की अगर हो भी नहीं तो वहाँ पे ठीक बात है कि वहाँ पे जो है अब उतनी धांधली नहीं हो पा रही और फेयर तरीके से चयन हो रहे हैं। लेकिन वो फेयर तरीके से उसमें तो चयन पर सरकारी निजी क्षेत्र में, अब जैसे हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं तो हम पत्रकारिता के क्षेत्र में देखते हैं कि प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं। वो संपादक उसमें किसी अखबार में, किसी चैनल में किस ढंग से काम करता है, वो संपादक तो किसी महंत की तरह काम करता है। उसके संपर्क वाला कोई है, उसका कोई चेला बन गया, उसको उस प्रतिभाहीन युवाओं को वो पता चला पत्रकारिता में ज़्यादा मौके देता, आगे बढ़ाने की कोशिश करता। तो प्रतिभा में वो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक निजी क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र है नौकरियों का, तो हम देख रहे हैं उसमें कैसे लोग कैसे युवाओं को उनको मौका दिया जा रहा है। जो प्रतिभाशाली नहीं है, जो औसत से भी जिनके अंदर कम प्रतिभा है, वो युवा ज़्यादा जो है स्थान प्राप्त किए हुए और इसी नाते उनकी कोई इस बात की उनके अंदर आकांक्षा में कोई महत्वाकांक्षा नहीं कि हमारी पत्रकारिता इतनी दमदार, इतनी धारदार हो कि उस नाते लोग हमको पहचाने। वो भी उसके वो भी ये चाहते कि हम एक तरह से हमारा आतंक हो और हमारे पास में जम के पैसा हो, ताकि हमारा समाज में हमारा एक अलग से स्थान बन सके। तो वो पहले दिन से ही वो गलत काम करने में लग जाती। तो ये एक स्थिति है कि उन्हें उसमें भी न्याय नहीं हो पा रहा। और जो फैक्ट्रियाँ वगैरह में निजीकरण को बढ़ावा ये दिया जा रहा है, तो मिनिमम जो वेजेस का जो कानून है, वो कानून का कोई अहमियत नहीं रह गया। अब उस कानून की जैसे सरकारी क्षेत्र में रेगुलर नेचर के काम भी आजकल ठेका प्रथा के आधार पर भरे जा रहे हैं और 9-10 हज़ार रुपये उसमें वेतन केवल निर्धारित होता है और पूरे दिन काम करना पड़ता है। 9-10 हज़ार रुपये के वेतन को आप घोषित करने की ये भी उनका रोजगार मिल गया, तो ये तो रोजगार नहीं कहा जा सकता। अगर आप सफाई कर्मचारी का ठेका दे रहे हैं अस्पतालों को, तो आपको एक सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम किसी का वेतन 30 हज़ार रुपये से कम नहीं होगा। और अगर उसके ठेके उठेंगे आप उसके हिसाब से खर्च करिए। आपको युवाओं के अगर साथ न्याय करना है तो इसकी भी मांग नहीं हो पा रही। और कार्यस्थल पर सुविधाओं का तो सवाल ही नहीं है। सुपरवाइजर और तमाम सारी जो निजी तंत्र में जो काम करते हैं उनका कितना कम वेतन मिलता है। और पहले मजदूरों के लिए फैक्ट्रियों में वो आवास बनाने की बात होती थी, उनको सस्ते भोजन के लिए कार्यस्थल पे ही कैंटीन बनाने की बात भी होती थी। लेकिन अब इन सब का पालन कहाँ किया जा रहा है। वो तो मजदूरों के शोषण की कीमत पर, श्रमिकों के, कामगारों के शोषण की कीमत पर, चाहे वो बौद्धिक श्रमिक हो चाहे वो शारीरिक श्रमिक हो, दोनों ही के साथ में, दोनों के ही उसके शोषण की कीमत पर आप जो है निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत गलत बात है। निजी क्षेत्र में आप जो है जो वास्तविक जो काम है, जो उत्पादक कार्य है जिसका समाज के लिए इस्तेमाल है, बीमा कंपनियां अपने एजेंटों को और अपने कारिंदों को बहुत कमीशन दे रही है। उसमें बहुत सारे लोग दांव पेच करके कमाई कमा रहे हैं, लेकिन वो तो कोई उत्पादक कार्य तो नहीं कहा जा सकता। और उसमें भी कौन लोग बीमा क्षेत्र में भी सफल हो रहे हैं, जो हमने कहा कि मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, लेकिन आम युवा को तो उसमें भी नहीं मिल रहा। तो एक बेरोजगारी एक बड़ी कठिन समस्या। और एक जो है जहाँ पर आप जो रोजगार ठेके के आधार पर दिलवा भी रहे, उन रोजगारों में न्यूनतम वेतन
की जो गारंटी है वो एक बड़ी समस्या है, और तमाम उनके बीमे होने चाहिए। मान लीजिए अब आप जोर दे भी रहे हैं, लेकिन वो इसमें भी तमाम सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और सुविधाएं कार्यस्थल पर आपको कार्य के संबंध में उनकी सेवा शर्तों में सुधार दिलवाई जाए, लेकिन अब सेवा शर्तों में सुधार का मामला और कामगारों के हितों की रक्षा का मामला वो बिल्कुल एक अनदेखा कर दिया गया। पूरी दुनिया में इस ढंग के इतने कम पगार पर कहीं पे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा जितने यहाँ किया जा रहा, और ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। अभी युवा वो तथाकथित धर्म में, जो वास्तव में धर्म नहीं है, उसमें आप आपने उसको डुबो रखा है, उस अंधभक्ति में, उस अंधविश्वास में आपने डुबो रखा है, इसलिए वो प्रतिकार नहीं कर पा रहा। लेकिन आखिरी में सर्वाइवल के लिए ये जो प्रचंड युवा शक्ति तैयार होती है, जो हमारी देश के लिए जो है वो एक तरह से एक मजबूत संसाधन बनना चाहिए, जो हमारी सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारी है, तो हमारे लिए एक मजबूत संसाधन का काम करना चाहिए। वो युवा शक्ति हमारे लिए एक समस्या बनने के लिए जा रही है। जब उसके सामने अब आप उसके मुद्दों की अनदेखी करेंगे और उसके सामने सर्वाइवल का संकट पैदा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? यही एक दिन इसके तेवर का बगावती हो जाएंगे, तो इसकी बगावत का विस्फोट व्यवस्था के लिए कितना घातक सिद्ध होगा, इसकी कल्पना की जानी चाहिए। तो एक बेरोजगारी की समस्या का एक सामूहिक, एक सम्यक एक रोजगार नीति बनाई जाए कि हम कैसे सम्मानजनक, गरिमापूर्ण रोजगार, जिसमें कार्यस्थल पर कार्य के संबंध में तमाम सारी जो ज़रूरी सहूलियातें हैं वो मिलें लोगों को, युवाओं को, और साथ में एक न्यूनतम वेतन भत्ते की उनकी गारंटी हो सके। मोदी हैं तो गारंटी है। अब ये नारे आज की तारीख में ये जुमला बड़ा लोकप्रिय हो गया। ये तो किसी जो है मंत्र की तरह लोगों के लिए लोगों की जुबान पे चढ़ गया कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मोदी है मुमकिन है और मोदी है गारंटी, इसमें भी तो दिखनी चाहिए युवाओं के रोजगार के मामले में। वो लोग जो फ्रॉड लोग हैं, वो पता चला कि मुद्रा लोन लेके निकल गए। वो मेक इन इंडिया में भी फ्रॉड लोग बढ़ावा दे रहे, जिनके पास में पहले से ही पर्याप्त काम है, वही लोग इसकी सहूलियतों का, जो इसमें तमाम सारी आप रियायतें दे रहे, उसका लाभ उठा के निकले जा रहे हैं। कोई रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा। आप एक सर्वे करा लीजिए, आप एक सम्मेलन बनाना चाहिए आपको जगह जगह। जिस तरह आप धार्मिक कार्यों के लिए युवाओं की भीड़ को इकट्ठा करते हो, युवाओं को झोंकने का काम करते हो, दिन भर नारे लगवाने का, वो एक काम करना है। उसी तरह आप इन जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो जीवन से जुड़ी हुई वास्तविक मुद्दे हैं, उनमें भी आप युवाओं के सम्मेलन कराने का काम करें, उनमें एक आम युवाओं को लाने का काम करें, उनकी भी तो सुने। आप जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा लेके जा रहे हैं, अरे वो युवाओं को इकट्ठा करें, उस गांव में पूछें, उस गांव के जो युवा हैं वो उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उन्होंने नौकरी के लिए प्रयास किया तो क्यों नहीं मिली, या रोजगार के लिए उन्होंने प्रयास किया तो क्यों नहीं मिली। बैंक कोई फाइल सेंक्शन नहीं करता उनको सहायता देने की, जब तक कि ऊपरी इनकम उसको नहीं हो जाती। उसके बाद में वो इस लायक नहीं बचते कि कोई जो कर्जा मिल रहा है उससे कोई बेहतरीन धंधा चला सके। तो ये स्थितियां पैदा हैं। तो आप ये युवाओं के सम्मेलन में इकट्ठा करके उनको सुझाव लेने का काम करें। जो सक्सेसफुल युवा हैं जिस जिले के, और उनके बीच में लोगों इंटरेक्शन कराने की कोशिश करें। जो भटकते युवा हैं उनके बीच में कि हम कैसे सफल हुए, वो उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करें। लेकिन इस तरह का गाइडेंस के कार्यक्रम, काउंसलिंग के कार्यक्रम कितने चल रहे हैं? ये आपकी युवा नीति का एक मुख्य बिंदु होना चाहिए। लेकिन उस पर तो आप जितना खर्चा आप अपने केवल वोट के लिए लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं, उतना खर्चा अगर आप इस तरह के सेमिनार, इस तरह के सम्मेलनों को करने के लिए काम करें, तो एक नई जागृति पैदा हो सकती है और एक बेरोजगारी की तमाम सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
बैंकर्स के बीच में और जिन युवाओं ने आवेदन किए हैं मुद्रा लोन में और स्वरोजगार के लिए और स्टार्टअप के लिए, उनके बीच में आप संवाद कराएं और देखें आमने सामने बैठा के उनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करता पड़ा। अरे कुछ हैं, थोड़े बहुत फोरम है, उद्योग बंदी, उसमें कुछ पेशेवर लोग आते, उसमें नए लोग नहीं जुड़ते जो वास्तव में ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए और इस तरह का इन योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कैसी स्थितियों से दो चार हैं, उनको भी तो वो भी फीडबैक तो आप लेने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि युवाओं की मैं जो ये बात कर रहा था कि उनके बीच में पहले वो युवा आदर्शवादी होते थे, अधिकारी भी कहते थे। जब हम लोग युवा थे, पत्रकार थे और अधिकारियों से रिश्वतखोरी के मुद्दों पर लड़ाइयाँ होती थी तो अधिकारी कहते थे अभी 30 साल की उम्र नहीं हुई होगी, और फिर वो अगर कोई सीनियर अधिकारी तो अपने जूनियर्स को समझाता था इन लोगों से मत भिड़ो, 30 साल बाद ये आम लोगों जैसे ही हो जाएंगे, 30 साल तक तो ये आदर्शवादी रहेंगे। अब तो 18 साल में आदर्शवादी नहीं रह पा रहा। एक तरफ आप जो है उसके बीच में धार्मिक चेतना फैलाने के लिए इतना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका आदर्शवाद से उसका वो इतना युवा इतना प्रैक्टिकल हुआ जा रहा है, इतना व्यवहारिक होता जा रहा है कि कोई भी आदर्शवादी सपना उसके दिमाग में नहीं है, कोई भी आदर्शवाद के आधार पर आगे बढ़ने की कोई जिज्ञासा उसके अंदर नहीं है। आखिर एक चुनौती है इस मामले में, हमारे धर्माचार्यों के सामने भी चुनौती है, और जो धर्म के माध्यम से एक सामाजिक परिवर्तन लाने का काम कर रहे, हो सकता है धर्म के माध्यम से भी सामाजिक लोगों की चेतना में परिवर्तन हो सकता है। लोगों की चेतना, धार्मिक चेतना बनने का मतलब है कि लोगों की नैतिक चेतना का निर्माण होना, लेकिन इसके उलट परिणाम क्यों आ रहे हैं, इस पर एक विचार होना चाहिए, इस पर एक चिंतन होना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं करना चाहता शुरू में वो, क्यों वो मूल्यों के लिए नहीं लड़ना चाहता, क्यों वो जिस क्षेत्र में भी जाए उसमें स्वच्छता के कम से कम 30 साल की उम्र तक तो पुराने ज़माने की तरह कोशिश करे, स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित करने की कोशिश करें। तो एक युवा शक्ति के नैतिक पुनरुत्थान के लिए एक बड़े अभियान की जरूरत है, ये मैंने उन युवाओं को समझाया। और तीसरा क्या है, अंधविश्वास में जकड़ कर युवा कोई रास्ता नहीं खोज सकता। इससे तो वो एक तरह से प्रतिगामी रास्ता अख्तियार करेगा। वो उसका जो है जो मुख्य धारा है दुनिया के विकास की धारा, दुनिया के साथ कदम ताल करने में वो पीछे छूटने लगेगा। उसके अंदर अगर वो, ये ठीक है कि वो अपनी विरासत पे भी गर्व करे, वो अपनी सांस्कृतिक विरासत पे, अपनी बौद्धिक विरासत पे भी गर्व करे, और उस विरासत में उस जो परंपरागत ज्ञान है उस ज्ञान में, लेकिन वो नया जोड़ने की भी वो क्षमता रखे, वो अपने आप को अद्यतन करने की भी क्षमता रखे, क्योंकि इसी गतिशीलता से कोई समाज का विकास होता, कोई समाज प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता है। और लेकिन अगर अंधविश्वास में जकड़ जाता है और उसे हर जगह ये डर लगता है कि ये धर्मवीरता, अगर उस पर तथाकथित धर्मवीरता नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा भी रही है। हमारे यहाँ तो शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म जब स्थापित किया तो मंडन मिश्रा की जो स्थापनाएं थी उनके बरक्स वो एक नई स्थापना लेकर आए अद्वैतवाद की। वो मंडन मिश्र की स्थापना की उन्होंने काट पैदा की। अगर ये आज जैसा वातावरण होता धर्मवीरता का तो वो एक नई स्थापना को लेके कैसे आगे आ सकते थे, लेकिन वो नई स्थापना को एक लेके आए, उन्होंने उसको एक नई गति प्रदान की, उसको तोड़ा नहीं उस धार्मिक व्यवस्था को जो मंडन मिश्रा जिस पर चल रहे थे, उस मीमांसा को तोड़ा नहीं, उस मीमांसा को नई परिस्थितियों के मुताबिक उस मीमांसा के और ज़्यादा परिष्कार का काम किया, और ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए एक अंधविश्वासों से दूर रहे। अंधविश्वास कहाँ है और धर्म कहाँ है, आडंबर क्या है और धार्मिक तरीके से जीवन निर्वाह क्या है, ये लोगों की ये समझ में आ जाना चाहिए। इसके बीच में जो विभाजक रेखा है इसकी बहुत ही एक तरह से
ये स्पष्टता इस रूप में होना चाहिए ताकि युवा शक्ति के बीच में वैज्ञानिक और तार्किक चेतना का विकास हो सके और तभी वो अपनी ज्ञान की विरासत को भी आगे बढ़ा सकेंगे और नए ज्ञान को भी नए ज्ञान को भी अर्जित कर सकेंगे। और तभी आज जो ये बात हो रही कि हम लोगों ने तो एक पता चला कि एक बिजली के बल्ब तक का आविष्कार करने, आज की जितनी भी भौतिक प्रगति उस मामले में तो हम तो कहीं खड़े हुए नहीं हैं। आज तो हमने तो एक बल्ब तक का आविष्कार नहीं किया। ये जो हमारे अंदर ये हीनता है तभी दूर हो सकेगी। हम पता चला कि हम इसमें एक कीर्तिमान स्थापित करें दुनिया को, जो अभी तक का जितना वैज्ञानिक विकास हो सका उस वैज्ञानिक विकास को और ऊंचाई तक ले जाने में हम एक कीर्तिमान स्थापित करें, जैसे जगदीश बसु ने स्थापित किया था जब उन्होंने कहा कि वनस्पतियों के अंदर भी प्राण होते, वो भी एक तरह से जीवात्मा। ये उन्होंने जो स्थापित की, इस ढंग की एक जो आज ज़रूरतें हैं या आविष्कार का पता चला कि हवा को भी एक एनर्जी का स्रोत बनाना, इस ढंग की का काम क्यों नहीं कर सकते हमारे वैज्ञानिक कर सकते। लेकिन ये तो तभी होगा जब आप एक उनका टेम्परामेंट युवा शक्ति का साइंटिफिक बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे, तार्किक बनाएंगे। कौन सी चीज़ अगर ये लग रहा है कि कहीं एक भ्रम पैदा हो रहा है, अगर पिछली चीज़ को ही रिपीट करते जा रहे तो हम उसी भ्रम में पड़े हुए, हम संसार के सामने उन चीज़ों का जिनको हम जस्टिफाई करना चाहते, हम उनका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी तो भी एक तरह की हटवादिता है। लेकिन जब एक तार्किकता का एक विकास होगा तो वो चाहे न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, सब आगे बढ़ेंगे। और जो प्रतिभाशाली युवा हैं वो है संपदा है, हमारी धरोहर है इस देश की। वो प्रतिभाशाली युवाओं को वो अगर मेरिट के आधार पर अगर पता चला कि चुन के आए हैं तो उनको न्यूनतम पढ़ाई पर मेडिकल साइंस में की पढ़ाई की व्यवस्था, IIT में उनको न्यूनतम फीस और बोर्डिंग की सुविधा के साथ पढ़ने की सुविधा, और जवाहरलाल नेहरू जैसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ पे भी एक प्रवेश परीक्षा होती है, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी यहाँ भी न्यूनतम दाखिला होता है। इसकी ज़रूरत है। सरकार इस दायित्व को स्वीकार करे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को मैगी बनाने की बजाय। क्योंकि अगर शिक्षा का सही तरीके से विकास नहीं होता, सबको शिक्षा अगर नहीं मिलती है तो ये युवा शक्ति बहुत ही बड़ा एक अभिशाप साबित हो जाएगी, जो आज जिसको वरदान समझ के ईश्वर ने या कुदरत ने हमको दिया। तो एक ये भी होना चाहिए। और हमने कहा कि सामाजिक कार्यों में दहेज रहित, संजय गांधी ने अगर नारा दिया था तो आज भी वो प्रासंगिक होना चाहिए। आज ये क्यों मान लिया गया कि नहीं, दहेज से नहीं लड़ा जा सकता, दहेज तो एक हमारी कोई ऐसा रीति रिवाज है जिस पर हमें गर्व हो। और इस आडंबर रहित जो शादियाँ हैं जिसमें माध्यम से फिजूल खर्ची है, इसके लिए युवा आगे आए कि नहीं, अंतर्जातीय विवाह के लिए आगे आए। तो ये तमाम सारे जो सामाजिक कार्य हैं, उन सामाजिक कार्यों में भी सहभागिता युवा शक्ति की बढ़े, इसकी अभिरुचि इनके अंदर कैसे विकसित हो, इसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के जो युवा फोरम हैं उनको राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक कार्यक्रम भी उनको निर्धारित करना चाहिए, युवा शक्ति को जोड़ने और युवा शक्ति को सक्रिय रखने के लिए। तो आज युवा संवाद में उन बेंगलोर से आए कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई और इन्हीं सारे विषयों पे चर्चा हुई। उन्होंने भी बड़ा महत्वपूर्ण बातें कही और उनका जिक्र हम आगे चल के आगे वीडियोज में करेंगे। और समय समय पर ये जो इंटरेक्शन विभिन्न वर्गों से होता है, इसको भी हम अपने इस चैनल पे स्थान देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद इतने के साथ ही, और जय हिंद, जय भारत।